नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब, आज थोड़ा हम लोग बात कर लें। पिछले हफ्ते बहुत सी चीजें हुई, लेकिन सबसे मुख्य मुद्दा तो चुनाव है। और चुनाव में इस बार एक बहुत मेजर चेंज देखा जा रहा है कि अब कांग्रेस पूरी तरह अपने राज्य के जो उनके प्रतिनिधि लोग हैं उन पे डिपेंडेंट हो गई है। कमलनाथ जी हो या बघेल साहब हो या अशोक गहलोत हो या रवीना रेड्डी हो, ये पूरी तरह से कांग्रेस अपने जो उनके राज्य के जो सिपह सालार हैं उन पे डिपेंडेंट है। और राहुल गांधी और खड़गे साहब, ये सब लोग जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं, रैली कर रहे हैं, लेकिन अब ये अच्छा है कि बुरा है, जरा आपसे समझना है कि डिपेंडेंस अब सेंट्रल लीडरशिप पे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की कम हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी की डिपेंडेंस अब पूरी तरह से केवल सेंट्रल लीडरशिप पे। तो थोड़ा इस पे आपसे एक बार समझ। देखिए, कांग्रेस की हम लोग इंदिरा गांधी के जमाने में इंदिरा गांधी इस तरीके से कांग्रेस का काम करती थी, उसकी हम लोग आलोचना किया करते थे। हम लोग कहा करते थे कि भाई इन्होंने पूरी तरीके से कांग्रेस की जो क्षेत्रीय जड़ें थी उन जड़ों को उन्होंने कमजोर कर दिया है। और भविष्य में जाकर भले ही अभी सत्ता मिल जाती है इनको, लेकिन भविष्य में जाकर इस चीज का उन्हें नुकसान होगा। और वास्तव में हुआ भी यही। इंदिरा गांधी सत्ता दिलवाती नहीं और कांग्रेसी सत्ता भोगते रहे, लेकिन धीरे धीरे करके कांग्रेस की जड़ें कमजोर होती गईं। और एक दिन ऐसा आया जबकि उनकी 50 से भी कम सीटें लोकसभा में रह गईं उनकी। नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो उन्होंने ये पहले परखने की कोशिश की पहले 5 साल कि वास्तव में जो क्षेत्रीय सूबेदार हैं भाजपा के, उनके साथ हमारे ताल्लुकात कैसे बनते हैं। तो उन्होंने 3-4 क्षेत्रीय सूबेदारों को बहुत नापसंद किया। उनमें एक वसुंधरा राजे थी, उनमें एक शिवराज सिंह चौहान थे, उनमें एक रमन सिंह थे, लेकिन उनके हाथ में नहीं था इन लोगों को हटाना। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने ही उन लोगों को बाहर कर दिया। 2018 में ये तीनों चुनाव हार गए। अब जरा सोचने की बात ये आनंद जी है कि अब 2018 में तीनों चुनाव हार गए थे, तो नरेंद्र मोदी के सामने मौका था कि वो अपना पसंदीदा नेतृत्व इन राज्यों में विकसित करते। तब से अब तक 5 वर्ष हो चुके हैं। 5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने इन राज्यों में एक भी नेता की पीठ पे हाथ नहीं रखा। हम ये तो नहीं मान सकते कि यहां और कोई नेता नहीं था। जब आला कमान किसी को नेता बनाता है तब धीरे धीरे करके उसके प्रभाव का विस्तार होता है। आपको याद होगा कि भैरव सिंह शेखावत राजस्थान में भाजपा के सर्वोच्च नेता हुआ करते थे, लेकिन वो पूर्ण बहुमत नहीं दिला पाते थे। तो वसुंधरा राजे सिंधिया को की पीठ पर आला कमान ने अपना हाथ रखा और वसुंधरा राजे सिंधिया ने 2 बार भाजपा को पूर्ण बहुमत दिलाया। तो अगर शिवराज सिंह का कोई विकल्प होना चाहिए था तो कोई नेता बनाते, वो वसुंधरा राजे का विकल्प चाहिए था, किसी को बनाते, शेखावत को बनाते, किरोड़ी मल को बनाते, किसी को नेता बनाते। वो कहते कि ये है भाई हमारा आदमी। ये काम जबकि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया था, ये काम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में किया था, ये काम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में किया था। उत्तराखंड के तो का मुख्यमंत्री तो चुनाव हार गए थे, पीयूष धामी, लेकिन फिर भी उनको मुख्यमंत्री बनाया। मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो पाया था, लेकिन फिर भी हरियाणा में उनको मुख्यमंत्री बनाया और उन्हें चुनाव का चेहरा बनाया। वहां पे तो गुजरात में भी लगातार मुख्यमंत्री का नाम प्रधानमंत्री के नाम के साथ मंचों से लिया जाता था। हिमाचल प्रदेश में भी बराबर जो मुख्यमंत्री थे उनको कहा जाता रहा अगर हम चुनाव जीतेंगे तो यही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नीति में एक रेडिकल परिवर्तन किया है और ये इस रेडिकल परिवर्तन से भाजपा 2 तरह के प्रयोग कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। एक प्रयोग ये है कि वो लोकसभा चुनाव के ठीक पहले वो चाहती है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे का राज्यों की राजनीति में एक टेस्ट हो जाए। नरेंद्र मोदी के चेहरे को राज्यों की राजनीति में पेश कर रही है एक रिहर्सल के तौर पर लोकसभा चुनाव के। अभी 6 महीने बाद फिर वो लोकसभा में फिर से इसी चेहरे पर उतरेगी। दूसरा ये हो रहा है कि जब ऑर्गेनाइजर ने उनको सलाह दी कि आप केवल आपके चेहरे पर और केवल हिंदुत्व के नाम पर नहीं आप चुनाव जीतने वाले हैं, आपको क्षेत्रीय नेतृत्व मजबूत करना होगा। तो नरेंद्र मोदी ने सोचा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी एक मजबूत संदेश दिया जाए कि हम आपकी राय नहीं सुनने वाले हैं, हम नहीं चाहते कि आप हमारे काम में हस्तक्षेप करें। और उन्होंने ऑर्गेनाइजर की राय के बिल्कुल विपरीत जाते हुए शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह तीनों को बिल्कुल कतार पीछे खड़ा कर दिया। बाद में इनको टिकट का भी घोषणा हुई और लगभग इन तीनों से कह दिया गया है कि आपका चुनाव जीतने पे आपका कुछ नहीं होगा और कमल के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा और तथाकथित सामूहिक नेतृत्व पे लड़ा जाएगा
और नरेंद्र मोदी ही मतदाताओं के सामने मतदाताओं के नाम पत्र जारी करेंगे, वही सब कुछ करेंगे और नरेंद्र मोदी से पूरी राजनीति शुरू होगी राज्यों की, नरेंद्र मोदी पर ही खत्म होगी। ये भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी ने ये जो किया है, इसके पहले से सुबुगाहट मिल रही थी। आपको ध्यान होगा कि तेलंगाना में 2019 में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था, 3 सीटें भी जीत ली थी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर। उसके बाद में उन्होंने एक मैं अभी नाम भूल रहा हूं, उनको उन्होंने पार्टी का काम सौंपा और उन्होंने बहुत जो पिछड़े वर्ग से आते थे और उन्होंने बहुत ही मजबूती से कदम उठाते हुए धीरे धीरे करके वो कांग्रेस के दायरे में भी उन्होंने हस्तक कुछ इंक्रोचमेंट किया, अतिक्रमण किया और कुछ बीआरएस के दायरे में भी अतिक्रमण किया और भाजपा की छवि बढ़ने लगी। तब कांग्रेस से कुछ नेता भाजपा में आए और चंद्रशेखर राव की पार्टी से कुछ नेता भाजपा में आए और देखते देखते उन नेताओं को तुष्ट करने के लिए, उन नेताओं के तुष्टीकरण के लिए उन्होंने अपने उन अध्यक्ष को बंडी, हाँ उनका नाम था बंडी, हाँ बंडी साहब को वहां से हटा दिया और उनको केंद्र में ले गए और फिर एक अपने आदमी को वहां अध्यक्ष बैठा दिया और इस तरह उन्होंने पूरी तेलंगाना में जो क्षेत्रीय नेतृत्व विकसित हो रहा था उसका उन्होंने कबाड़ा कर दिया। ये भाजपा आला कमान ने ये कदम उठाया और इन हमें तेलंगाना से लेके, चूंकि चारों राज्यों में चुनाव हो रहे हैं इसलिए चारों राज्यों में देखिए भाजपा एक ही नीति अख्तियार कर रही है। उधर इसके विपरीत कांग्रेस बिल्कुल उल्टा कर रही है। कांग्रेस ने ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी के जमाने से अपना नाता तोड़ दिया है और वो पूरी नई अपनी राजनीति नए सिरे से लिख रही है और जवाहरलाल नेहरू के जमाने में जैसा होता था वो वैसा कर रही है। जवाहरलाल नेहरू के जमाने में क्षेत्रीय स्तर के नेताओं पर कांग्रेस के आला कमान का बड़ा भरोसा होता था, पूरी पार्टी का आधार स्तंभ वही हुआ करते थे और उनका केंद्र में भी सम्मान होता था, उनको केंद्र में भी सत्ता में वो हिस्सेदारी करते थे और बिना उनके कांग्रेस नहीं चलती थी। तो अब बिल्कुल उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि वहां पर रेवंत रेड्डी को पूरा महत्व दिया जा रहा है। इधर कर्नाटक में जो चुनाव हुआ था उसमें सिद्धरमैया को पूरा महत्व दिया गया। इधर वो कमलनाथ के हाथ में पूरी बागडोर उन्होंने सौंप रखी है टिकट बांटने की, सब तरीके से। सब प्रदेशों में आपको यही स्थिति मिलेगी। और आप देखिए ये चीज जो पंजाब में कांग्रेस ने किया था उससे बिल्कुल अलग तरह की है। पंजाब मेरे ख्याल से सांगठनिक रूप से देखा जाए तो कांग्रेस की अंतिम गलती थी। उस गलती से इन्होंने बहुत सबक सीखा और अपने पूरे रवैये को कांग्रेस ने बहुत जबरदस्त रूप से बदला है और इसका श्रेय मैं बार बार इस बात को कहता हूं और एक बार फिर कहूंगा, मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने को जाता है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस को एक जो आंतरिक लोकतंत्र होता है, सत्ता का जो विकेंद्रीकरण होता है, उस विकेंद्रीकरण की राह पर डाल दिया है। मैं समझता हूं भले ही फौरी स्तर पर कितना फायदा होगा ये तो अभी 15 नवंबर तक पता लग जाएगा, लेकिन दूरगामी दृष्टि से अगर कांग्रेस इस नीति पे चलती रही तो कांग्रेस को बहुत लाभ होने वाला है और कांग्रेस एक बहुत मजबूत पार्टी बनकर इस देश की राजनीति में उभरेगी। पूरा आला कमान अपने क्षेत्रीय नेताओं के पीछे खड़ा हुआ है, उनकी पीठ पे हाथ रखे हुए है, उनके सब निर्णयों का सम्मान कर रहा है और उनके खिलाफ जो लोग खड़े होते हैं उनको कहता है कि भाई अब आप चुप रहिए। ऐसा नहीं कि उनको पार्टी से निकाल रहा हो या कोई अनुशासन का डंडा चला रहा हो, लेकिन किसी तरीके से टैक्टफुली, होशियारी से उनको चुप कराया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अभी चुनाव हो रहे हैं, आप ये उन्होंने कर्नाटक में भी किया था, ये राजस्थान में भी उन्होंने किया है, सब जगह वो ऐसा कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस नेहरू के जमाने में वापस कर रही है और भाजपा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बिल्कुल नया अध्याय लिख रही है, एक ऐसा अध्याय जिसका भाजपा की राजनीतिक संस्कृति से कोई संबंध नहीं है। मैं प्रोफेसर एक चीज और, क्योंकि एक बड़ा निर्णय अब हुआ है पिछले हफ्ते और ये अब कहा गया कि सरकार की तरफ से कि सारी जगह जहां जहां इंडिया है उस जगह किताबों में भी अब भारत लिखा जाएगा। तो जी मतलब एक तरह से वो इंडिया को मिटा ही देना चाह रहे हैं, अगर मैं उस तरह से कहूँ तो। और इससे हमको और आपको क्या फर्क पड़ता है, वो इंडिया हो या भारत हो, और हम तो हिंदुस्तान में, हम तो तीनों को एक जैसे ही यूज करते हैं। लेकिन टेक्स्ट बुक से एक ऑर्डर पास करके हटाना, इससे क्या हासिल होगा आखिर? देखिए, देश जितना प्राचीन होगा और सभ्यता जितनी प्राचीन होगी उसके उतने ही ज्यादा नाम होंगे। देश जितना नया होगा उसका नाम उतना ही एक होगा। अब जो सभ्यता 7,000 8,000 साल पुरानी सभ्यता है, जो देश इतना पुराना है कि हमें उसकी प्राचीनता पे गर्व होता है, उसके कई नाम है। उसका एक जम्बू द्वीप नाम है, उसका एक आर्यावर्त नाम है, उसका भारत एक नाम है, इंडिया उसका एक नाम है, जो कि ग्रीक जिसका
जिसका उद्गम ग्रीक यूनानी साहित्य में मिलता है। हेरोडोटस, जो कि जिनको आदि इतिहासकार माना जाता है, हेरोडोटस ने इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया है अपने इतिहास में। और भी इसके कई नाम हैं जो अगर आप तिब्बती संस्कृति में जाएं तो आप पाएंगे कि इंडिया के तिब्बतियों ने अलग तरह के नाम रखे थे जो हम लोगों को अभी याद भी नहीं है। जैन संस्कृति में इंडिया का नाम भिन्न है, भारत का नाम अलग है जैन संस्कृति में। तो इतने पुराने देश के ऊपर अगर आप ये चाहते हैं कि उसके ऊपर उसका एक ही नाम हो, बाकी नामों को गौड़ कर दिया जाए, एक ही नाम को मुख्य रखा जाए आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से, तो उसके लिए आपको एक गंभीर प्रयास करना होगा। यह काम छिछली राजनीति और राजनीति के फौरी लाभ हानि की दृष्टि से नहीं किया जा सकता। इसको राजनीतिक बहस के जकड़ से निकालना होगा इस पूरे नाम को। अगर आप केवल आपके खिलाफ, चूंकि अभी कुछ दिन पहले एक विपक्षी मोर्चा बन गया है और उसने अपना एक संक्षिप्त एक्रोनिम इंडिया रख लिया है, INDIA, तो उसकी वजह से आपके नैरेटिव में कुछ गड़बड़ी पैदा हो रही है। उस गड़बड़ी से बचने के लिए आप ये सब पूरा प्रपंच रच रहे हैं कि इंडिया की जगह भारत रखा जाए। ये एक बहुत ही, देखा जाए तो बहुत ही छिछले किस्म की कोशिश है ये। और भारत का नाम क्या हो, उसका नाम भारत हो या हिंदुस्तान हो, भारत का नाम, या भारत और हिंदुस्तान दोनों हो, या भारत, हिंदुस्तान और इंडिया तीनों हो, ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। इस सवाल को केवल आप इस दृष्टि से नहीं कर सकते जिस दृष्टि से कर रहे हैं, और इसका मतलब उसका कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा। जो आप जिस लक्ष्य को वेदना चाहते हैं उपनिवेशीकरण के, यानी उपनिवेशवाद के सांस्कृतिक प्रभाव से बचने के लक्ष्य को दावा कर रहे हैं, वो भी नहीं होगा। मुझे तो पक्का यकीन है कि 2024 के चुनाव के बाद अगर नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा आ गई पूरी तरीके से, तो वो इस बात को, इस पूरे चक्कर को भूल जाएंगे, कुछ खास इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। और अगर कहीं विपक्ष की सरकार आ गई उसके अंदर, तब भी ये चक्कर हाशिए पर फेंक दिया जाएगा, अलवारी उठा कर रख दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल गैर गंभीर तरीके से सारा काम हो रहा है, और ये एक तरह से नरेंद्र मोदी ने इसको मजाक का पात्र बना दिया है। अगर वो वास्तव में इस काम को करना चाहते हैं तो वो आधिकारिक रूप से सरकार की तरफ से ये घोषणा करें कि आज से भारत का नाम भारत होगा, इंडिया नहीं होगा। इंडिया नाम को हम संविधान से निकालेंगे और नोटों पर वैसे इंडिया नाम हटाएंगे। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया को भी अपना नाम बदलना पड़ेगा, फिर इंडिया टीवी को भी अपना नाम बदलना पड़ेगा, फिर सबको, आपका भी नाम पब्लिक इंडिया है, मतलब आपको भी अपने नाम को बदलने के बारे में सोचना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को भी, सब, हाँ, रुपयों के ऊपर लिखा हुआ वो भी सब बदलना पड़ेगा। ये सब बिल्कुल गलत है। वो नरेंद्र मोदी को अपना वो वीडियो भी कहीं से मिटाना पड़ेगा जिसमें वो बार बार कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। फिर यहां से लेकर डायस्पोरा को उन्होंने संदेश भेजना होगा कि आप भी अपने आप को इंडियन ना कहें। देखिए, ये सब ये ऐसा करके ये बहुत गड़बड़ झाले में फंस गए हैं। विपक्ष के केवल एक काम से इतना ज्यादा इंटेलेक्चुअल डिसओरिएंटेशन हुआ है भाजपा का, जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये मैंने उम्मीद भी नहीं थी कि ये इतना इनका कमजोर बौद्धिकता होगी इनकी। ये बहुत ही कमजोर बौद्धिकता की निशानी है। जी जी जी। मैं प्रो साहब, एक चीज और, ये जो महुआ मैत्रा वाला मामला है, ये तो और उलझता जा रहा है। और जिस तरह से जो एथिक्स कमेटी है, उसमें आज भी एक लंबी स्टोरी है कि उन्होंने सारे नियमों को ताक पे रख के जो शिकायत करता है पहले उनको बुलाया। शायद नियम ये होता है कि जो आरोपित होता है या जिसके ऊपर चार्ज लगता है, पहले उससे बात की जाती है कि भाई ये शिकायत आई है, आपको क्या कहना है, फिर उनसे। दूसरा, महुआ मैत्रा जो बार बार कह रहे हैं कि आप उनको बुलाइए, दर्शन हीरानंदानी को, वो नहीं बुला रहे हैं। और महुआ मैत्रा ने कल टीवी पे ऑन रिकॉर्ड कहा है कि उनको 2 बार अडानी जी ने पैसा देने की पेशकश की, और पिछले 1 हफ्ते में उनसे कहा गया है कि आप चुप रहिए, मोदी जी का नाम मत लीजिए, और 6 महीने तक आप चुप रहिए, उसके बाद जो करना होगा, लेकिन मोदी जी का नाम मत लीजिए। थोड़ा इस पे भी एक समझना चाहेंगे, क्योंकि ये तो, और वो कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे। देखिए, महुआ मैत्रा का जो कुछ भी मैंने उन्हें समझा है, व्यक्तिगत रूप से तो मैं उन्हें नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही निडर और जुझारू किस्म की महिला हैं वो। जिस तरह से वो संसद में बोलती हैं, मैंने हमेशा पाया है कि वो एक प्रभावशाली वक्ता है। और अगर उनकी पार्टी उनके साथ कोई नाजायज व्यवहार करती है तो वो उसका भी विरोध करती है। अगर ममता बनर्जी उनको कुछ, उनके ऊपर अनुशासन का बेकार में डंडा चलाना चाहे, मतलब जो है, तो ममता बनर्जी की भी वो बात नहीं मानती है। तो महुआ मैत्रा को तो झुकाना बहुत मुश्किल होगा।
उनको झुकाने का एक, उनको परेशान तभी किया जा सकता है जबकि आप दस्तावेजी तरीके से ये साबित कर दें कि उन्होंने अपने सांसद होने का दुरुपयोग किया। और जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, उसको एक तरीके से साबित किया जा सकता है कि शायद, मैं शायद जोड़ के चल रहा हूं इसके अंदर, हर चीज को 100% विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता, कि जो उनका लॉगिंग है और उनका जो पासवर्ड है, ये देखना पड़ेगा कि तकनीकी रूप से उस लॉगिंग और पासवर्ड की हैसियत क्या है, वो किसकी संपत्ति है, क्या सांसद उसे अपनी मर्जी से किसी को दे सकता है या नहीं दे सकता है। अगर जैसा कि भाजपा की तरफ से ये प्रचार किया जा रहा था, भाजपा समर्थक लोगों द्वारा, कि भाई लॉगिंग और पासवर्ड देना एक बहुत बड़ा अपराध है, केवल यही 1 सेकंड के अंदर कंप्यूटर से साबित हो जाएगा कि उन्होंने लॉगिंग और पासवर्ड, उनके किसी और ने उसका इस्तेमाल किया, जाहिर है वही इस्तेमाल कर सकता है जो जिसको उन्होंने दिया हो लॉगिंग और पासवर्ड। तो लेकिन अब लग रहा है मुझे कि लॉगिंग और पासवर्ड देना भी शायद ऐसी कोई बड़ी भारी बात नहीं है जिसके आधार पर आचरण समिति किसी को दोषी ठहरा सके। तो ये मामला फंसा हुआ है और आचरण समिति का ये नियम है कि ये निशिकांत दुबे की जिम्मेदारी होगी कि महुआ मोइत्रा को अपराधी साबित करें। जी, ये महुआ मोइत्रा को अपने आप को निर्दोष नहीं साबित करना है, ये निशिकांत दुबे को साबित करना है कि महुआ मोइत्रा इसमें अपराधी है। और ये काम करना कोई आसान बात नहीं है। इसमें वो भी उस चक्कर में आएंगे। हालांकि बहुत बड़ी ताकतें उनके खिलाफ सक्रिय हैं। जिस तरह दर्शन हीरानंदानी ने अपना तथाकथित हलफनामा दिया है, उससे लगता है कि कितनी बड़ी शक्तियां इस मामले में दिलचस्पी ले रही हैं और वो हर तरीके से नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच में जो एक रिश्ता है, जो बहुत विवादास्पद रिश्ता है, जिससे नरेंद्र मोदी बार बार अपने आप को दूर रखना चाहते हैं और बार बार वो चीजें आपस में चिपकती हैं, किसी तरह उसको दूर रख लिया जाए। इस सारी आप जो बातें कह रहे हैं, उनसे ये कहा गया है, उन्हें धमकी दी गई है या उन्हें लालच दिया गया है, तो ये सारा मामला यहां पर फंसता है। जी, मैं एक और चीज, अभी ये कहानी केवल अपने बीच के हिस्से में पहुंची है, अभी और विकसित होगी कहानी ये। और निशिकांत दुबे ने, हो सकता है साबित हो, निशिकांत दुबे ने गलत जगह हाथ डाल दिया है। जी जी, नहीं, क्योंकि इसमें एक और चीज आ रही है। 2005 में भी 11 सांसदों को, 10 लोकसभा और 1 राज्यसभा का मेंबरशिप गई थी इसी कैश फॉर क्वेश्चन में, जब कोबरा पोस्ट ने एक स्टिंग किया था। लेकिन मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि इस बार भी, जैसी बहुत से लोगों को उम्मीद है कि जैसे भाजपा ठान लेती है ना, अब वो बाकी तो सुनती नहीं है, तो भाजपा इस बार भी महुआ मोइत्रा की शायद मेंबरशिप लेगी। लेकिन आपको क्या लगता है, अगर मेंबरशिप जाती है तो ये मेरे ख्याल में बीजेपी के लिए मुश्किल चीज होगी भाई? महुआ मोइत्रा को उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर मेंबरशिप जाती है और मेंबरशिप लेने के पीछे कुछ पुख्ता प्रमाण होते हैं, देखिए जो आचरण समिति है उसके ऊपर भाजपा का कब्जा है, तो वो लोग मोदी जी के आदेश से, मोदी जी चाहेंगे वो कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं, मैं आपसे सहमत हूं इस बारे में। लेकिन ये तो पता लग जाएगा ना कि उसके करने का आधार क्या है। देखिए, अगर उसके पीछे पुख्ता प्रमाण है और फिर मेंबरशिप जाती है, तो फिर टीएमसी भी, तृणमूल कांग्रेस भी महुआ मोइत्रा का साथ नहीं देगी। जी, मेंबरशिप तो आप तो हर सांसद 6 महीने बाद तो कोई सांसद रहेगा ही नहीं, नए सांसद चुने जाएंगे जी, तो वो तो मेंबरशिप जाने से तो कोई ऐसा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। महुआ मोइत्रा नया चुनाव लड़ेंगी, फिर चुनाव जीत के आएंगी। मेरा कहना है कि असली सवाल ये है कि उनकी पार्टी का उनके प्रति रुख क्या होगा जब उनकी मेंबरशिप ली जाएगी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर उसके पीछे कोई पुख्ता दस्तावेजी प्रमाण है जिससे महुआ मोइत्रा का दोष साबित होता है, तब फिर टीएमसी भी उनसे किनारा कशी करेगी, तब उनके लिए मुश्किल होगी। लेकिन अगर केवल दबाव में आचरण समिति ये फैसला करती है, तो फिर टीएमसी उनके साथ खड़ी होगी और विपक्ष भी उनके साथ खड़ा होगा। तारीख सब परिस्थिति दूसरी होगी, फिर वो दोबारा टिकट मिलेगा, चुनाव जीत के फिर से वो आएंगे। जी, साहब, एक अजीब सी घटना हुई और मेरे लिए तो मैं पहली बार इस तरह की घटना देखा, जब मिजोरम के चीफ मिनिस्टर साहब ने कुल हाथ जोड़ ली। उन्होंने कहा मोदी से कि भाई आप मत आइएगा, मैं आपके साथ स्टेशन गिरेंगे, और इनडायरेक्टली के लिए उनको जिम्मेदार भी। मेरे ख्याल में ऐसा है कि मतलब मेरे पास मत आइए आप कोई शीर्ष नेतृत्व से। मैं थोड़ा मिजोरम करना चाहूंगा, क्योंकि ये जो बात उन्होंने कही है ये प्राइवेटली भी कह सकते थे, लेकिन वो बीबीसी के इंटरव्यू में उन्होंने बाकायदा खुल के इस बात को बोला। नहीं, इसमें कुछ प्राइवेट कहने की बात नहीं थी आनंद जी। देखिए, मणिपुर की घटना कोई प्राइवेट घटना नहीं है।
और मणिपुर की घटना से मिजोरम का संबंध है। मिजोरम नेशनल फ्रंट है, मिजो नेशनल फ्रंट है, उसको मणिपुर की घटना के कारण राजनीति में बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं उसको, और वो इस बात से लेकर भाजपा से वो लोग बहुत खफा हैं। देखिए, मैं तो कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन बाइबल की एक बहुत पुरानी कहावत है कि हर व्यक्ति के जो पाप हैं वो उसको रिविजिट करने आते हैं। कोई बचता नहीं है, जो पाप करता है वो पाप एक न एक दिन उसको रिविजिट करने के लिए आते हैं। तो मणिपुर में जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, अमित शाह ने जो किया है, एन वीरेंद्र सिंह ने जो किया है और नरेंद्र मोदी ने किया है, इसके नुकसान उन्हें मिजोरम के चुनाव में भी हो सकते हैं और पूरे उत्तर पूर्व में इसका असर पड़ेगा। उत्तर पूर्व में भाजपा ने बड़ी होशियारी से और सफलतापूर्वक अपनी राजनीति खड़ी की है पिछले 5-7 साल में, 7-8 साल में खड़ी की है। मैं इसके लिए उसकी प्रशंसा भी करता हूं। जहां उनका प्रवेश मुश्किल था, वहां पे इस वक्त सबसे बड़ी ताकत बन गए हैं। लेकिन मणिपुर की घटना से उनकी पूरी राजनीति को बहुत नुकसान पहुंचा है। अब तो मणिपुर की घटना पर मोहन भागवत ने भी भाजपा को क्लीन चिट दे दी, गृह मंत्री को क्लीन चिट दे दी। उनको भी देखना पड़ेगा कि कितना नुकसान हुआ है इससे। उनको मणिपुर से जो हुआ है उसका असर मिजोरम पे भी पड़ेगा और दूसरी जगह भी पड़ेगा। जी प्रो साहब, एक नई चीज और हुई, पहली बार ये देख रहे हैं कि चुनाव ऑलरेडी अनाउंस्ड हैं, मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, और इधर केंद्र सरकार पूरी तरह से ईडी को और तेज कर दी है। मतलब राजस्थान में उनके अध्यक्ष के घर पे छापा डालना, फिर अशोक गहलोत के लड़के को बुलाना, हालांकि बंगाल में चुनाव नहीं, हालांकि फिर एक मंत्री को पकड़ना, ये भी अनप्रेसिडेंट सा है, खास करके उन जगह जहां पे चुनाव हो रहे हैं। देखिए, मुझे तो लगता है ये है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार के ऊपर किसी भी किस्म का कोई रियायत नहीं होनी चाहिए, और जितनी कड़ाई से उसके साथ पेश आया जाए वो कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भ्रष्टाचार के मुद्दे का राजनीतिकरण कर दें। जो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ करप्शन है, करप्शन इशू है, वो करप्शन की समस्या को और ज्यादा मुश्किल बना देता है हल करना। मैं इस बात से कहना ये चाहता हूं कि जब दिखाई देने लगेगा कि आप इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं, देश की जनता मूर्ख नहीं है, साधारण लोग, भारत में बहुत लोग पॉलिटिसाइज्ड हैं, बहुत राजनीति की गहरी समझ रखते हैं, अपने अपने हिसाब से देखते हैं, कोई जाति की दृष्टि से देखता है, कोई किसी दृष्टि, लेकिन सब लोग राजनीति के बारे में, सबकी अपनी अपनी एक राय होती है इस देश में। मतदाता सोच समझ के वोट देता है, मैं ये मानता हूँ। सोच समझ के वोट नहीं देता होता तो एक ही मतदाता विधानसभा में एक नेता को और लोकसभा में दूसरे नेता को क्यों वोट देता? इसका मतलब है उसके पास एक समझ है राजनीति की, और वो इस बात को भी समझता है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे का ये राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जा रही है। अब आप देखिए, जो राजस्थान में ईडी ने सक्रियता दिखाई है, उसके पीछे पेपर लीक होने वाला मामला है। अब पेपर लीक होने वाला मामला कहां कहां लागू होता है? गुजरात में लागू होता है, मध्य प्रदेश में लागू होता है, उत्तर प्रदेश में लागू होता है, और विपक्ष द्वारा शासित राज्यों में भी लागू होता है। ये एक राष्ट्रीय समस्या है। ये भारत की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर एक तरह का कलंक है, पेपर लीक होना। पिछले 10 साल से इसने सिर उठाया है। अगर केंद्र सरकार इसके प्रति गंभीर होती तो वो इसकी एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाती कि भाई पेपर लीक अब कहीं नहीं होने चाहिए। सवाल केवल राजस्थान का नहीं है, किसी भी जगह पेपर लीक नहीं होने चाहिए। ऐसा करने की बजाय केवल क्षुद्र राजनीतिक स्वार्थों की वजह से आप किसी पार्टी और नेता की, सरकार की छवि खराब करने के लिए इस प्रकार की छापेबाजी करवा रहे हैं। इसका बिल्कुल मेरा मानना है कि जनता इसको अच्छी तरह समझती, इसका कोई राजनीतिक लाभ भाजपा को होने नहीं जा रहा है, और इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है वो भी कमजोर पड़ती है। जी जी, चलते चलते एक अंतिम प्रश्न प्रोफेसर साहब, ये जो एक नया निकाला गया कि अब एक भारत विकास यात्रा होगी, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज जो हैं वो रथ प्रभारी बनेंगे, हालांकि अब कहा गया उनको नोडल ऑफिसर बोला जाएगा। पिछले 9 साल का जो विकास हुआ है वो घर, मतलब गांव गांव तक पहुंचाएंगे, 735 जिलों में जाएगी, और उसपे इलेक्शन कमीशन ने केवल रोक लगाई है उन 5 राज्यों में। मैं थोड़ा ये इससे हासिल क्या होगा नरेंद्र मोदी जी को, ये मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं। भाई, इसके साथ आप उस आदेश को भी जोड़ के देखिए ना, रक्षा मंत्रालय वाले आदेश को। जी जी जी, इसमें सेल्फी पॉइंट्स बनेंगी, आर्मी सेल्फी पॉइंट पे सरकारी योजनाओं का और प्रचार करेगी, और जब छुट्टी पे आएंगे तो छुट्टी पे जाएंगे तो वो ये काम भी साथ साथ करेंगे। आप इन दोनों चीजों को जोड़ के देखिए कि किस मुकाम पे ये सरकार लोकतंत्र को ले जा रही है। जब आप, भाई, सरकारी अफसर का काम होता है सरकार द्वारा घोषित योजनाओं को लागू करना,
लागू करने की प्रक्रिया में प्रचार करना शामिल होता है। भाई डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, जिसको हम डीएवीपी कहते हैं, वो सारे अखबारों में विज्ञापन देती है ना सरकारी योजनाओं के लिए। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमेशा से देती रही है, 50 साल से दे रही है विज्ञापन को। तो सरकार जो ब्यूरोक्रेसी है वो एक तरह से सरकारी योजनाओं का प्रचार करती ही है, क्योंकि उसके काम में शामिल है। लेकिन जब आप उसको पॉलिटिकल मोड में उतार देंगे, सड़क पर रैली के फॉर्म में, प्रदर्शन के फॉर्म में, रोड शो के फॉर्म में आप पॉलिटिकल मोड में उतारेंगे, तो आप पूरे ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण कर देंगे। इस तरह भ्रष्टाचार के मुद्दे का पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है, उसी तरह ब्यूरोक्रेसी का भी पूरी तरीके से पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है। फिर तो ये होगा, ब्यूरोक्रेसी इस तरह की चीज है कि भाई आज बीजेपी की सरकार है, कल कांग्रेस सरकार आएगी तो कांग्रेस की सरकार की सेवा करेगी वो, किसी और पार्टी की गठजोड़ सरकार आ गई तो उसकी सेवा करेगी वो। लेकिन अगर बीजेपी सरकार के साथ में जो ब्यूरोक्रेसी का संबंध है, उस संबंध को बुनियादी तौर पर बदल दिया जाएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के साथ उसको जोड़ दिया जाएगा, सरकार की एक तो योजनाएं होती है, दूसरे सरकार की एक पॉलिटिक्स होती है, अगर सरकार की पॉलिटिक्स के साथ उसको लिंक कर दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए ब्यूरोक्रेसी का भी बिल्कुल कबाड़ा हो गया इस देश में। जी, और जी। आप रक्षा सेनाएं जो हैं, रक्षा सेनाओं को भी राजनीतिकरण की तरफ ले जा रहे हैं। अगर आप उनसे पॉलिटिकल काम लेंगे रक्षा सेनाओं से, तो एक दिन रक्षा सेनाओं के लोग किसी अस्थिरता की किसी भी स्थिति में वो कह सकते हैं कि भाई देश को सेना की जरूरत है, तो हमारा देश पाकिस्तान जैसा होने खतरे से ग्रस्त हो जाता है। तो ये जो सरकार कर रही है, ये बहुत ही अति पे चली गई है चुनाव जीतने के चक्कर में। 2024 का चुनाव जीतने के चक्कर में जो काम, किसी तरह कोई चीज रह ना जाए, 2024 का चुनाव हमारा हालात में जीत जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। अगले हफ्ते चीजें और साफ हो चुकी होंगी, तो सब लिस्ट तो आ गई हैं, थोड़ा सिलसिले वाइज हम लोग एक एक राज्यों की भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।